नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपको आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपको आपके इस चैनल पर कल से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो एक प्रैक्टिस सेट इसका कल हो चुका है, दूसरा आपका आज लेके आया हूँ। तो दोस्तों, उसका रिस्पॉन्स आप लोगों ने बहुत बढ़िया दिया है और जहाँ तक आशा है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा और आप सब आनंद भी उठा रहे होंगे इसका। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज उसी सीरीज का आज दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, ठीक है, जो कि आपको पूरी जीएस इसमें आपको कराई जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है भारतीय इतिहास से, ठीक है। इसमें पूरे सिलेबस के बेस पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चन इतिहास के दिए जाएंगे, फिर उसके बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से होंगे, फिर भूगोल से होंगे 5 क्वेश्चन। उसी टाइप से पूरी सीरीज में क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन नंबर है, ऋग्वेद में किस नदी को मातेतमा, देवीतमा व नदीतमा नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं सिंध, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी वितस्ता, ऑप्शन डी है इसका यमुना। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा सरस्वती, ठीक है। ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी थी उसको मातेतमा और देवीतमा और साथ ही साथ इसको नवीतमा भी से भी जाना जाता था, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए जिन, ऑप्शन बी रत्न, ऑप्शन सी कैवल्य, ऑप्शन डी निर्वाण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैवल्य, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो जैन धर्म था उसमें आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, तो उसको कैवल्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी, यानी जो मगध राज्य था उसकी जो पहले राजधानी थी वो कहाँ थी। प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिब्रज को राजगृह भी कहा जाता था, यानी कि वहाँ पर थी, या फिर चंपा में थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह, ठीक है, जिसको गिरिब्रज के भी नाम से जाना जाता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था। आपको बताना है। ऑप्शन ए है उत्तम चोल, ऑप्शन बी है राजराज प्रथम, ऑप्शन सी है कुलोत्तुंग, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रथम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम, ठीक है। महमूद गजनवी जो था उसने सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक राजेंद्र प्रथम था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर ने नया धर्म जो दीन ए इलाही चलाया था वो किस वर्ष प्रारंभ किया था। ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आने का चांस है। ऑप्शन ए है 1570 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1578 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1581 और ऑप्शन डी है आपका 1582 ईस्वी। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो अकबर का शासनकाल था वो 1556 ईस्वी से लेकर 1604 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। तो उसी कार्यकाल के अंदर आपका उसने 1582 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन डी है, में आपका दीन ए इलाही धर्म को आरंभ किया था। आप देखते हैं आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस व दक्षिणपंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। आप बताइएगा देख के। कांग्रेस की कार्यकारी समिति के गठन पर, देशी राज्य के प्रति नीति पर, या फिर केंद्र सरकार के प्रति रुख पर, या फिर डी ऑप्शन है कांग्रेस समाजवाद दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस की कार्यकारी समिति के गठन पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था।
ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन और लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी नंबर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। जिस समय आपकी बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी नंबर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? दोस्तों इसको आप 100% बेस्ट क्वेश्चन मानिएगा, आपके एग्ज़ाम में पक्का फंसने वाला क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जो थे पहले दक्षिण अफ्रीका गए थे, जो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे 1915 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अब आपको सही और गलत यहाँ से पकड़ना है। ऑप्शन ए है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? लाला लाजपत राय, आपको बताना है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन ने करी थी। और ऑप्शन सी है सत्य शोधक समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। और इसी कड़ी में अगला ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की वो जो है स्थापना वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही कथन आपका गलत है, ठीक है, वो सॉरी यही वाला है आपका जो सही है। जहाँ की आपको बता दूं कि भारतीय जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो आपके राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? जो गदर आपका पत्र था, समाचार पत्र था, उसका जो प्रथम अंक था वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी या मराठी, कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उर्दू, ऑप्शन ए। गदर जो समाचार पत्र था उसका पहला अक्षर था उर्दू में, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं भूगोल के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं भूगोल की तरफ। देखते हैं भूगोल में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11 है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ये भी अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपकी समझ लो तैयारी कुछ भी तैयारी नहीं है। आप ये क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? फल्गु, गंगा, सरयू या फिर यमुना के किनारे अवस्थित है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सरयू नदी, ठीक है। अयोध्या आपका कौन सी नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो मैटूर बांध है वो आपको बता दें हम, हमारी जो कावेरी नदी है, दक्षिण भारत की नदी कावेरी, जिस पर आपकी मैटूर बांध की निर्माण किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी झील है? मीठे पानी की, तो मीठे पानी की झील जो आपकी है वो है आपकी कौन सी है? बुलर झील। बुलर झील ये कहाँ पड़ती है आप बताइएगा? ये बुलर झील आपकी पड़ती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर। और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी झील भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा एक हिमनद उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में कौन सा हिमनद स्थित नहीं है आपको बताना है। कंचनजंगा, मिलाम, गंगोत्री, केदारनाथ। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बता दें जैसे कि केदारनाथ और ये गंगोत्री ये दोनों के दोनों आपके उत्तराखंड में हैं। और ये मिलाम भी है हिमखंड, ये भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। जबकि जो आपका कंचनजंगा दिया गया है ये कंचनजंगा आपका उत्तराखंड में नहीं पड़ता है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है सिक्किम राज्य में, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा सही राइट आंसर। मेघालय के पठार भाग कौन से हैं? मेघालय के पूरे पठार भाग हैं मेघालय में, वो क्या है आपको बताना है। हिमालय श्रेणी के भाग हैं या प्रायद्वीपीय खंड का भाग है या पूर्वी काठ पर्वतों का या सतपुड़ा श्रेणी का, कहाँ के भाग हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का भाग, ठीक है। दोस्तों अब देखिएगा
अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आ गए हैं। 5 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था के मिलेंगे जो कि आपको पूरे 5 नंबर दिलाएंगे। दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत भी आपने दिमाग लगा लिया तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? दोस्तों बताइएगा। ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 4थी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है 5वीं और ऑप्शन डी 3री। कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है गरीबी हटाओ? तो दोस्तों इसमें आपको बता दें, जो आपकी 4थी पंचवर्षीय योजना है इसमें आपके गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4थी पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइएगा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, या फिर डॉक्टर SR परौंदा को, या फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, या फिर डॉक्टर सतीश धवन को। दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आने के इसके भी 110% चांस हैं। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को भारत में ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में WTA की सदस्यता कब ग्रहण की गई थी? भारत ने जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है, उसकी जो सदस्यता ग्रहण की थी वो कब की थी? 1995 ईस्वी में, या फिर 1947 में, या 1991 या 1994? कौन से सन में की गई थी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सन 1995 को हमारे देश ने WTO की सदस्यता को ग्रहण किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दोस्तों आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो, आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ अगले अपडेट पाने के लिए, अगले नोटिफिकेशन के लिए, या फिर अगला सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ आ रहा होगा और आपको प्रैक्टिस सेट करने में मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन हैं। आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में 80 से 90% तक आने के चांस हैं और यहीं से उठाया जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 1 जनवरी 1949 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI इसको बोलते हैं, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर पंजाब तथा सिंध बैंक। ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। अब बताइएगा ऑप्शन कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका बता दूं, अगर 1 जनवरी 1949 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात करें हम अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका 1955 में हुआ गया था। ठीक है, और इन दोनों के इनके बाद में हुए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण कब किया गया है? 1978, 2016, 1946 या फिर 2005 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए हमें। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2016 में। जैसा कि आपको बता दूं 1978 में भी अपने यहाँ पर हुआ है विमुद्रीकरण, जिसको डेमोनेटाइजेशन बोलते हैं, और 1946 में भी हुआ है और 2005 में भी हो चुका है। तो अभी नवीनतम बोला गया है तो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में, जिसमें आपके 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया गया है। ठीक, अब देखते हैं 5 क्वेश्चन आपके संविधान यानी पॉलिटी से रिलेटेड आएंगे। जो भी आपको इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये जो हमारे एग्ज़ाम गुरुजी चैनल पे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं वही प्रैक्टिस सेट करते रहिए आप निरंतर, आपका इसी में से 100% फंसेगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 इसमें दिया गया है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 21 है TT कृष्णाचारी, या फिर VN राव, KM मुंशी, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन थे आपके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VN राव। VN राव थे जो आपकी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था इनको। ठीक है,
जबकि आपके जो सत्यानंद सिन्हा जी थे, ये आपके पहले पहले अध्यक्ष थे, कौन से अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष। बाद में स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। ठीक है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, 14 या अनुच्छेद 15। तो दोस्तों आपको बता दें हम, जैसे कि अनुच्छेद 12-13 में तो कुछ भी नहीं है, उसमें जानकारी दी गई है कि राज्य होगा, संघ होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक आपको समानता के अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में जो होगा वो आपका हो जाएगा विधि के समक्ष समता का अधिकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो दोस्तों आपको बता दें, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे संविधान के भाग आपके 4 का में और अनुच्छेद 51 का में रखे गए हैं। ठीक है, जो जिनकी संख्या वर्तमान में, पहले इनकी संख्या 10 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में एक को और जोड़ दिया गया, अभी इनकी संख्या टोटल 11 हो गई है। ठीक है, तो इसकी बात करें अगर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जैसे कि हमारा कर्तव्य है राष्ट्रगान का सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना भी है, और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार करना भी हमारा कर्तव्य है। जबकि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व स्मारकों की रक्षा करना हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, वैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्य नहीं किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए संसद, जनता, संविधान या फिर संसद। दोस्तों इसमें देखिएगा ऑप्शन ए और डी बिल्कुल सेम दे दिया गया है, आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, आप अपने एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका कोई भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जनता। क्योंकि जो राजनीतिक सत्ता होती है वो जनता के हाथों में होती है, एक तरह से समझा जाए, क्योंकि जनता ही जो राजनीतिक जो नेता होता है, राजनेता, उसको चुन के भेजती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। अधिक से अधिक पूछा गया है दोस्तों इसमें। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 552 तक हो सकती है। ठीक है, जिसमें आपके 2 एंग्लो इंडियन जोड़े जाते थे, लेकिन अभी उसको एक संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया, अभी ये नहीं चुने जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो राइट आंसर हो जाएगा इसका 20 सदस्य। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं। अब ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन भी 5 मार्क के आएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। दोस्तों आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, सदिश और अदिश राशियों को पहचानना। जैसे कि इसमें आपको बता दूं, आपका विस्थापन जो है, विस्थापन है वो भी एक सदिश राशि है, बल है आपका ये भी एक सदिश राशि है, और वेग आपका ये भी एक सदिश राशि है। तो पूछा गया है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, आयतन जो है वो आपका सदिश राशि नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वो किससे नापी जाती है। आर्द्रता की बात करें तो हम नमी, जो हमारी नमी होती है वायुमंडल में, वो किससे नापी जाती है, हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर या पोटेंशियोमीटर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष की आर्द्रता को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, एंटेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, फाइकोलॉजी। दोस्तों आपको बता दें, अगर हम कवकों का अध्ययन, तो कवकों के अध्ययन के लिए आपको माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, बात करें अगर ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में आपका जो होता है वो कवकों का अध्ययन किया जाता है, और एंटोमोलॉजी में आपके
कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस टाइप से आपके ये यहाँ पर 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, और आप तो ये तो बात पक्की ही मानिए, क्योंकि आप अगर इस प्रैक्टिस सेट को एक बार लगा लेंगे, आपको PDF हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, आप रिवीजन के तौर पर उसको उस PDF को डाउनलोड करके उससे भी आप इस प्रैक्टिस सेट को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार फिश का संबंध निम्न में से किससे है? स्टार फिश नंबर 1 है एनिलिडा ग्रुप से, ऑर्थोपोडा संघ से, इकाइनोडर्मेटा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखिएगा, देखो जो स्टार फिश होती है उसका संबंध होता है इकाइनोडर्मेटा से। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया साइंस का। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको बताना है पीसस सैटिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, मैंगीफेरा इंडिका या ओरिजा सैटिवा। ठीक है, तो दोस्तों इसका तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन इसमें आएंगे साइंटिफिक नेम के, वो आपको रट लेने हैं। ठीक है, जैसे कि आम का हो गया, आपका मेढक का हो गया राना टिगरीना, ठीक है, और मोर का हो गया, इन सभी के रट लेने हैं आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ये प्रारंभिक गणित के क्वेश्चन है, इसकी आपको एक अलग वीडियो के तौर पर मैथ और रीजनिंग दोनों की अलग वीडियो बना दूंगा, प्लेलिस्ट में आपको उसकी वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो उसमें आप ये सॉल्व करा दिए जाएंगे आपको, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, और टाइम आपके पास है नहीं, अभी बचा हुआ नहीं है, क्योंकि सेट आपके बिल्कुल वो एग्ज़ाम आपका किनारे आ गया है। आप देख लेते हैं, अब हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं। हिंदी के बाद आपके करंट अफेयर के कर लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है दोस्तों। करंट अफेयर को इग्नोर मत कीजिए, करंट अफेयर को बहुत फोकस करिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 56 हिंदी की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें दिया गया निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? ठीक है, तो शुद्ध वाक्य चुनना है। जैसे ऑप्शन ए भी दिया गया, मैं सारी रात भर जागता रहा। ऑप्शन बी दिया गया, मैं पूरी रात भर जागता रहा। ऑप्शन सी दिया गया, मैं सारी रात जागता रहा। ऑप्शन डी दिया गया है, मैं पूरी तरह से जागता रहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैं सारी रात जागता रहा। ये आपका हो जाएगा शुद्ध वाक्य। ठीक है, बाकी ये शुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है, और ये भी शुद्ध नहीं है। पूरी तरह से जागता रहा बात क्या होता है? पूरी रात भर, सारी लिख ही दिया है और यहाँ पर भर भी लिख दिया है, मतलब एक ही चीज़ लिखना चाहिए था, सारी रात जागता था या रात भर जागता रहा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताना है आपको बच्ची, नायिका, अध्यापक या चाची। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कोई भी लगा लेगा। इसका जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अध्यापक। ठीक है, अध्यापक इसका पुल्लिंग शब्द है, बाकी ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 में दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में से समुश्रुत भिन्नार्थक शब्द की पहचान करें। जैसे अली और आली में क्या डिफरेंस है? अली का मतलब क्या होता है और आली का मतलब क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अली का मतलब होता है छोटा आ बना हुआ होता है और ये लिखा होता है ऐसे, उसका मतलब होता है भमरा, और आली में सखी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? मठ, कठोर, कृतज्ञ, विनम्र या फिर मधुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, मधुर। मधुर जो होगा ये हो जाएगा कर्कश का विलोम शब्द। ठीक है, तथैव, अगला क्वेश्चन आता है तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तथैव का दोस्तों आपको पता होना चाहिए, तथैव का संधि विच्छेद हो जाएगा तथा धन एव, ये आपका राइट संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपके मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब देखते हैं आपको आपके जीएस के या करंट अफेयर के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपको जो आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं वो उसकी वीडियो आपको अलग दे दूंगा। ठीक है,
क्योंकि उनकी वीडियो लंबी, अगर उनको भी अभी सम्मिलित करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर होने लगेंगे। देखते हैं सामान्य जागरूकता के क्वेश्चनों को। इसमें दिया गया किस देश ने वर्ष 2019 का डेविस कप खिताब जीता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। ये आपको जो करंट अफेयर में चलता है, स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं, इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि 10 नंबर की अकेले ये आएगी आपकी, ठीक है। स्टैटिक जीके 10 और 10 20 नंबर की स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन ने हाल ही में हुए डेविस कप को जीत लिया है 2019 के। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन जी थे, वो आपके तबला से संबंधित थे, ठीक है, तबला बजाते थे ये। अगला क्वेश्चन है 83, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। श्रमिक दिवस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे बहुत से श्रमिकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन भी हुआ है, तो उस बेसिस पे ये श्रमिक दिवस इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आंसर बी, ऑप्शन बी, 1 मई को। लक्षद्वीप की राजधानी, अगला क्वेश्चन 84 नंबर, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। लेह में, दमन, कवरत्ती या चंडीगढ़। दोस्तों राजधानियाँ से आपको एक क्वेश्चन बताया गया था कि राजधानियाँ भी आपके सिलेबस में था, तो आपको ये भी देखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कवरत्ती, जो है वो आपकी वो लक्षद्वीप की राजधानी है दोस्तों। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे कि आपके जो राज्य हैं, तो राज्यों में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। राज्य की बात करें अगर हम, तो राज्यों में सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा, ठीक। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें अगर हम, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की, तो उसमें सबसे छोटा है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी नागालैंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल में आपका ओणम का त्यौहार मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है, चश्मा ए शाही कहाँ स्थित है। चश्मा ए शाही, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा बी, यानी कि श्रीनगर में आपका चश्मा ए शाही स्थित है, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पद्मावत के लेखक कौन है। पद्मावत के लेखक आपको बताने हैं मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल फजल, कालिदास और अलवरुणी, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि अभी पद्मावती की फिल्म आई थी 2019 में, तब भी ये मलिक मोहम्मद जायसी और ये पुस्तक जो थी वो बहुत ही चर्चा में रही थी। उस हिसाब से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें दिया गया है आपको आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ। आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। चरक संहिता, लीलावती, आर्यभट्टियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका चरक संहिता। चरक संहिता जो थी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, आयुर्वेद से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 89 आता है, मसालों को बागान कहा जाने वाला राज्य। मसालों का बागान, मसालों को नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिख गया है, मसालों का बागान, ठीक है। मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, जो कि आपको भी पता होना चाहिए, केरल में सबसे अधिक मात्रा में मसाले की पैदावार होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। जो बेंगलुरु है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, उसको आपको सिलिकॉन की वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं करंट अफेयर की तरफ। दोस्तों इस पर बहुत ही फोकस करना है आपको, क्योंकि अकेले करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 टोटल करंट के होंगे, ठीक है। तो आपको ये पूरे 10 के 10 नंबर दिलाएंगे आप अगर हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करते हैं तो। जैसे कि आप देखिएगा 91 क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किस देश ने 2023 तक लकड़ी से निर्मित पहला अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न और आपका दूर कर दूँ, जैसे कि कहीं आपको लिखा दिया गया है कि जो लकड़ी से निर्मित उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की बात करी जाए तो आंसर होगा जापान। घोषणा की बात करी जाए तो, और अगर लॉन्च किया है, अभी कर चुका है, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आपका अभी जो लकड़ी से बना उपग्रह को लॉन्च कर चुका है, ठीक है, दुनिया का पहला देश। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, पावो सीजर जो कि 51 में IFFI की इंटरनेशनल जूरी का चैंपियन चुना गया है, किस देश से संबंधित है? 92 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा डी, अर्जेंटीना। जो पावो सीजर है वो अर्जेंटीना में जूरी का चेयरमैन चुना गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 93, निम्न में से किस देश ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित किया है? मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका, ठीक है, जिसने आप अभी अभी हाल ही में स्कॉलरशिप एक्ट जो है मलाला यूसुफजई के नाम से वो पारित किया है। 94 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहाँ अपने नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की सुविधा आरंभ करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी के नोएडा में। नोएडा को दोस्तों जीवी नगर भी बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, जीवी नगर के नाम से भी बोलते हैं और उद्योग नगरी भी बोलते हैं इसको। 95 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत जापान की एक्ट ईस्ट फोरम की हाल ही में कौन सी बैठक का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी पाँचवीं बैठक का आयोजन किया गया है भारत जापान की एक्ट ईस्ट फोरम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैक्सीन मैत्री पहल किस देश द्वारा आरंभ की गई है? वैक्सीन मैत्री, ये तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सरल है। अगर आप डेली टू डेली अपडेट रहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में अभी जो लॉकडाउन लगा था, दूसरा लॉकडाउन, तो वैक्सीन मैत्री के तहत ये वैक्सीन मैत्री की परियोजना सभी देशों को निःशुल्क, जो कमज़ोर देश हैं उनको निःशुल्क वैक्सीन वितरित कराने की योजना थी भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन क्वेश्चन 97 है। गणतंत्र दिवस 2021 परेड में किस देश की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो 97 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस की जो हाल ही में परेड हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश की जो राम मंदिर था उसका पूरा दृश्य आपको दिखाया गया था झांकी के जरिए, तो उसने झांकी में पहला पुरस्कार जीता, यानी पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन की तरफ। ई एपिक क्या है? ई एपिक क्या है आपको बताना है। डिजिटल वोटर कार्ड, डिजिटल आधार कार्ड, डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस या डिजिटल पैन कार्ड? तो आपको बता दें ई एपिक क्या होता है। ई एपिक होता है एक डिजिटल वोटर कार्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 99, इसमें आपको बता दें दिखा गया है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की बेंच कहाँ खोली गई है? ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि चेन्नई, जो कि आपके तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, जिसका जो कि है निम्न में से कौन सा व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने हैं? तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको देख के बताना है कि ऑप्शन ए में दिया गया है आपका दिनेश कृपाल सिंह, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है आपका राघव प्रसाद, ऑप्शन सी सुनीत शर्मा, ऑप्शन डी सुखदेव सिंह। क्वेश्चन पढ़ना है आपको, निम्न में से कौन से व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने हैं और इससे पहले कौन से थे, ठीक है। तो आपको हम बता दें इसका आंसर को आपको बताए चलते हैं। इसके जो बने हैं सुनीत शर्मा, ये दोस्तों गलत लिखा है, यहाँ पर सुनीत हो जाएगा, सुनील नहीं होगा। सुनीत शर्मा जो है उनको रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बनाया गया है। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको जो कि कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर देना है।
वो क्वेश्चन है आपको, अभी अभी जो सुमित शर्मा को नियुक्त किया गया वो किसके स्थान पर नियुक्त किया गया, यानी कि रेलवे बोर्ड के जो सुमित शर्मा के नियुक्त होने से पहले के जो चेयरमैन और सीईओ वो कौन थे। ठीक है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बने रहिएगा ऐसे ही हमारे साथ और ही बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस सेट और बढ़िया वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।